बच्चे आज हम करेंगे एक नया चैप्टर की शुरुआत जिसका नाम है इकोनॉमी रिफॉर्म सिंस 1991। ठीक है, और हम शुरुआत करेंगे आज इसके मतलब से और इसके जरूरत से। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि हमें जरूरत क्यों पड़ी इकोनॉमी रिफॉर्म की। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि कैसे गल्फ वॉर हुआ, हमने उसमें कुछ फायदे उठाए थे, है ना। और कहीं ना कहीं उससे पहले हम कितने सारे लोन ले चुके थे, उस लोन को चुकाने में भी हमारी मतलब हम इतने सक्षम नहीं थे कि इतना हमारा कंट्री डाउन हो चुका था। तो सबसे बढ़िया हमें हमारी कंट्री को ग्रो करने के लिए क्या लाना पड़ा, इकोनॉमी रिफॉर्म लाना पड़ा। इकोनॉमी रिफॉर्म का मतलब होता है सारी पॉलिसीज को चेंज करना या कुछ नया लेके आना। ठीक है, पॉलिसीज को चेंज करना या कुछ नया लेके आना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। सबसे पहले आपके सामने है इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991। नॉट सिर्फ 1991 नहीं है, सिंस 1991 क्यों लिखा गया यहाँ पे, क्योंकि देखो 1991 से हो रहा है चेंज। ऐसा नहीं सारा चेंज 1991 में ही हो गया। पुराने जितने भी पॉलिसीज को ठीक किया गया वो सारे पॉलिसी क्या सिर्फ 1991 में ही हो गए चेंज? नहीं, 1991 से चेंज हुए। मतलब 1991 में भी हुआ, कुछ बाद में हुए, फिर कुछ साल बाद हुए, फिर कुछ साल बाद हुए। इसलिए यहाँ पे लिखा गया है सिंस 1991। क्या होता है रिफॉर्म? रिफॉर्म इन इंडिया इंडिकेट, इसका मतलब ये है ऑल द पॉलिसीज मेजर इंट्रोड्यूस सिंस 1991। हम 1991 से कुछ नए पॉलिसीज इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। क्या देखते हुए कि हमारी अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाना है। एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है पता है? पढ़ा होगा अपने बिजनेस में। एफिशिएंसी क्या होता है? ज्यादा प्रोडक्शन, ज्यादा आउटपुट कम कॉस्ट में, है ना। पढ़ा है बिजनेस में क्या होता है एफिशिएंसी मतलब? ज्यादा प्रोडक्शन करना, वो भी कितने में? कम से कम कॉस्ट पे। तो प्रोडक्टिविटी एंड और क्या हो साथ साथ हमें प्रॉफिटेबिलिटी भी हो। देखो सिंपल सी बात है, अभी जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे ना कि हमें इकोनॉमी रिफॉर्म लाना क्यों पड़ा, क्या नीड थी हमारी, तब आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में किस हालत से गुजर रहा था देश। अच्छा, फादर ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म कौन है? डॉक्टर मनमोहन सिंह। ये आपको नॉलेज होनी चाहिए। चलिए, ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नीड, रीजन, जरूरत क्यों पड़ी और क्या रीजन था हमें बदलाव का। 1991 से आखिर इतने बड़े बदलाव क्यों किए गए, तो क्या रीजन था उसका? नीड बोल सकते हो या जरूरत क्या थी और रीजन क्या था। तो सबसे बड़ा रीजन क्या था देखो, पढ़ो, आप खुद पढ़ो। आपको याद है पीएसयू, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग? क्या आपको ये याद है कि आईपीआर का पहला फीचर क्या था? इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन जो 1956 में आया था, उसमें सारी इंडस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था और पहली कैटेगरी में रखा गया 17 इंडस्ट्री। उस 17 इंडस्ट्री में क्या था? पीएसयू थे। सारी गवर्नमेंट ने कहा कि हम इस पे कंट्रोल करेंगे। 17 इंडस्ट्री जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में थी उसे हम कहते हैं पीएसयू। क्या बोलते हैं? याद है? और दूसरी इंडस्ट्री, दूसरी कैटेगरी क्या थी कि प्रोडक्शन तुम करो और क्वांटिटी और प्राइस हम बताएंगे। याद आया? क्लासिफिकेशन तीन सेक्टर में क्या था, 3 कैटेगरी में क्या था। चलिए, और दूसरा क्या था आईपीआर? लाइसेंसिंग सिस्टम। याद आ रहा कुछ? चलिए, बहुत बढ़िया। अब बात यह है कि जो 17 इंडस्ट्री जो गवर्नमेंट कंट्रोल में थी, जो 1956 में उन्होंने अपने कंट्रोल में ले लिया था, 1951 में आ गया था वो, तो उनमें से कुछ को छोड़ दो तो बाकी इंडस्ट्री में गवर्नमेंट क्या हो रहा था? बस लॉस ही लॉस। इसलिए क्या लिखा है यहाँ पे? बेकार परफॉर्मेंस था किसका? पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है इन द 40 ईयर पीरियड, कब से कब तक? 1951 से 1990 के बीच में पब्लिक सेक्टर वाज असाइन ऑन इंपॉर्टेंट रोल ऑफ वर्क फॉर द इकोनॉमिक। पब्लिक सेक्टर ने काफी डेवलपमेंट किया इंडिया में। हाउएवर, लेकिन एक्सेप्ट द फ्यू पब्लिक एंटरप्राइज, कुछ इंडस्ट्री को छोड़ दो, पब्लिक एंटरप्राइज मतलब पब्लिक बिजनेस को, मतलब गवर्नमेंट के कुछ बिजनेस को छोड़ दो, तो बाकी ओवरऑल सभी में परफॉर्मेंस कैसी थी? डिसअपॉइंटिंग, मतलब लॉस ही लॉस हो रहा था। कंसिडरिंग द ह्यूज लॉसेज इनकर्ड बाय द गुड नंबर ऑफ पब्लिक सेक्टर, तो ये कंसिडर कर सकते हो कि बड़े इंडस्ट्री में, ज्यादातर इंडस्ट्री में गवर्नमेंट क्या हो रहा था? सिर्फ लॉस ही लॉस हो रहा था। द गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज द नीड फॉर मेकिंग नेसेसरी रिफॉर्म, इसलिए गवर्नमेंट ने सोचा कि कुछ हमें जरूरी रिफॉर्म लाने ही पड़ेंगे। रिफॉर्म मतलब बदलाव, कुछ चेंजेस लाना ही पड़ेगा। तो पहला रीजन है गवर्नमेंट को ऑलमोस्ट सारी कंपनी में, अपनी सारी इंडस्ट्री में, 17 इंडस्ट्री थे ना गवर्नमेंट के पास, ऑलमोस्ट सारे इंडस्ट्री में क्या हो रहा था? गवर्नमेंट को लॉस ही लॉस हो रहा था, वो चला नहीं पा रहे थे अपने इंडस्ट्री को। दूसरा रीजन क्या है क्या लाने का? रिफॉर्म करने का। क्या रीजन है?
बीओपी बच्चों हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स में बीओपी चैप्टर है। मैं आपको एक शॉर्टली बताता हूँ। बीओपी का मतलब होता है एक ऐसा अकाउंटिंग स्टेटमेंट जिसमें ना हमारी कंट्री और दूसरे कंट्री के लेन देन रिकॉर्ड किए जाते हैं। हमारी कंट्री और दूसरे कंट्री के लेन देन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं। अब इस रिकॉर्डिंग में या तो फायदा होगा या नुकसान होगा, है ना। जैसे हम ज्यादा बेचेंगे तो फायदा होगा, ज्यादा खरीदेंगे तो नुकसान होगा। अब नुकसान हो रहा था हमें क्योंकि हम ज्यादा खरीद रहे थे। अच्छा आपको याद है इंपोर्ट सब्सिट्यूट में मैंने कहा था गवर्नमेंट ने टैरिफ पॉलिसी लगाई थी और कोटा पॉलिसी लगाई थी, चीजें महंगी कर दी ताकि हम खरीद ना पाए, और क्वांटिटी फिक्स कर दी कि आप पूरे साल में इतने खरीद सकते हो, इससे ऊपर खरीदोगे तो फिर क्या लग जाएगा, टैक्स लग जाएगा। इतना टैक्स लगाने के बाद, इतना क्वांटिटी पॉलिसी लगाने के बाद भी हम बाहर से खरीद रहे थे। क्यों पता है? इसका रीजन ये है हमारे यहाँ गुड्स थे ही नहीं, हमारे यहाँ क्वांटिटी थी नहीं, हमारे प्रोडक्शन नहीं होती थी, इसलिए हम बाहर से खरीदते थे। और बाहर से जब खरीदोगे तो बीओपी में क्या हो जाएगा, लॉस। लॉस को क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, डेफिशिएट। और अगर ये लॉस चलता रहा तो इसका मतलब है हमारा देश हमेशा किसमें रहेगा, लॉस में ही रहेगा। तो लॉस में रहेगा तो देश बर्बाद होना ही होना है, क्योंकि आप एक्चुअली बाहर से कम रहे हो और बाहर वाले को दे जा रहे हो, तो हमारे देश का पैसा बाहर जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे में हमारा देश डेवलपमेंट की नहीं डाउनफॉल की कैटेगरी में आ सकता है, और आ गया था, डाउनफॉल की कैटेगरी में आ चुका था। इसलिए गवर्नमेंट को लगा कि कुछ ना कुछ बदलाव करना ही पड़ेगा हमें। 1990 की बात है ये, 1990 में हमारा देश किस में आ चुका था, बीओपी के डेफिशिएट में आ चुका था। क्या लिखा है, डेफिशिएट इन बीओपी अराइज ये तब होता है जब फॉरेन पेमेंट फ्रॉम इंपोर्ट ज्यादा हो। जब सामान खरीदोगे तो पेमेंट करोगे ना, हेलो, जब सामान खरीदो पेमेंट करोगे, ज्यादा हो किससे, फॉरेन रिसिप्ट से। पैसा कम मिल रहा है, पेमेंट ज्यादा हो रही है। इवन आफ्टर इम्पोजिंग, इतने हैवी टैरिफ लगाने के बाद भी, हैवी टैरिफ लगाए थे ना ताकि हम बाहर से ना खरीद सके, महंगा हो जाए, इतने टैरिफ लगाने के बाद भी और कोटा पॉलिसी लगाने के बाद भी देयर वाज अ शार्प राइजिंग, हम तब भी इंपोर्ट ज्यादा कर रहे थे। ऑन द अदर हैंड देयर वाज स्लो ग्रोथ ऑफ एक्सपोर्ट, हमारी एक्सपोर्ट कम थी क्योंकि हमारे यहाँ प्रोडक्शन होता ही नहीं था। ड्यू टू लो क्वालिटी बेकार थी हमारे यहाँ, या हाई प्राइस थे। अच्छा हाई प्राइस क्यों थे, क्योंकि जहां क्वांटिटी कम होती है तो उस गुड्स के प्राइस ज्यादा ही होते हैं, है ना। आज के टाइम पे किसी गुड्स के अगर पैसे कम है ना तो इसलिए होंगे क्योंकि उसकी क्वांटिटी मार्केट में ज्यादा होगी, क्वांटिटी कम है तो प्राइस ज्यादा होंगे ही होंगे। इन द इंटरनेशनल मार्केट में हमारी क्वालिटी बेकार है, क्वांटिटी कम है, इसलिए प्राइस बहुत ज्यादा है और हमसे कोई खरीद नहीं रहा, हमसे बाहर से हम खरीद रहे हैं, हमसे कोई खरीद नहीं रहा। तो ऐसे में पेमेंट ज्यादा होगी और रिसिप्ट कम होगी और बीओपी में क्या हो जाएगा, लॉस। समझ में आ गया, चलिए साइलेंट कर दो। तीसरा है इन्फ्लेशनरी प्रेशर। इन्फ्लेशन पता है क्या होता है, पढ़ा है हमने एक्सी डिमांड डेफिसिट डिमांड में। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई। और देखो मैंने अभी भी कहा दूसरे पॉइंट में भी कि चीजें क्वांटिटी जब प्रोडक्शन कम होगी तो उस गुड्स की प्राइस बहुत ज्यादा होंगे। तो हमारे देश में उस टाइम पे ऑलमोस्ट सभी गुड्स के प्राइस क्या हो गए थे, बहुत ज्यादा हो गए थे। ठीक है, तो महंगाई का बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ चुका था। महंगाई होने से नुकसान तो है, आपके पास इनकम मान लो जितनी भी है, आप उस इनकम से अपने बेसिक गुड्स खरीद पा रहे हो, सिर्फ बेसिक गुड्स खरीद पा रहे हो, आपकी इनकम खत्म हो जाती है। लेकिन अगर वो गुड्स महंगे हो जाएं, आप खरीद पाओगे तो आप अपनी बेसिक नीड भी पूरी नहीं कर पाओगे और आप किसमें आ जाओगे, पॉवर्टी में, है ना। तो बताइए ये चीज सही है क्या, इन्फ्लेशन ही प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ चुका था, इसलिए हमें क्या लाना पड़ा, इकोनॉमिक रिफॉर्म करना पड़ा, मतलब हमें सारे पॉलिसीज को चेंज करने पड़े, पुरानी पॉलिसीज को। ठीक है, देयर वाज अ कंसिस्टेंट राइज इन द जनरल प्राइस लेवल, दिन पर दिन प्राइस बढ़ते जा रहे थे गुड्स के इकोनॉमी में, ड्यू टू इंक्रीज इन, किसकी वजह से, मनी सप्लाई की वजह से, या फिर शॉर्टेज ऑफ एसेंशियल गुड्स, जो जरूरतमंद गुड्स हैं उनकी शॉर्टेज होने से भी प्राइस बढ़ जाते हैं, है ना। और आपने पढ़ा था मनी सप्लाई में कि ज्यादा पैसे बढ़ जाए तो भी महंगाई बढ़ जाती है। एक और क्या है, फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। फॉरेन एक्सचेंज मतलब फॉरेन करेंसी। हमारे इंडिया में फॉरेन करेंसी का रिजर्व कौन करता है, सेंट्रल बैंक, पढ़ा ना, फॉरेन एक्सचेंज कस्टडी सेंट्रल बैंक में फीचर पढ़ा था ना। तो सारे जो बाहर से जितने भी पैसे आते हैं, चाहे वो पकड़े जाएं, चाहे वो कोई एक्सचेंज करे, सब किसके पास जाता है, सेंट्रल बैंक के पास। और सेंट्रल बैंक के पास जो रिजर्व है वो कस्टडी कर लेती है। लेकिन वो जो रिजर्व है ना, वो बहुत कम हो गया था उनके पास। रिजर्व का कोई यूज होता है क्या, बिल्कुल। जब एक चैप्टर है हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेट मैक्रो का, उसमें आप पढ़ोगे, मैं आपको बस शॉर्टली बता देता हूं।
मान लो आपको बाहर से सामान मंगवाना है, तो पेमेंट किस में दोगे, डॉलर में दोगे या इंडियन करेंसी में दोगे, और आपको डॉलर बड़ा महंगा पड़ रहा है मार्केट में मिलता है, तो आप थोड़े कम प्राइस में किससे ले सकते हो, सेंट्रल बैंक से भी ले सकते हो, फायदा होगा तुम्हारा, कुछ हो सकता है ना। तो सेंट्रल बैंक के पास अगर करेंसी ना हो, तो एक्सचेंज ना हो, तो क्या देगा आपको, तो क्या इंटरनेशनल, जब आप ट्रेडिंग करोगे तो फिर कहां जाओगे, मार्केट में जाओगे, और मार्केट आपको महंगा दे रहा है, तो जब आपको प्रोडक्ट महंगा मिलेगा तो आप देश में प्रोडक्ट को महंगा बेचोगे, हाँ या ना। तो इसका इंपैक्ट पड़ेगा नहीं पड़ेगा, देश पे बैड इंपैक्ट पड़ रहा है ना। तो इसमें आपकी मदद कौन कर सकता है, सेंट्रल बैंक। लेकिन सेंट्रल बैंक के पास ही रिजर्व कम हो गया है, और सिर्फ कितना बचा था, मैंने आपको कहानी बताई थी, 1.5 हफ्ते का पैसा बचा था सिर्फ, कितना, और वो 1.5 हफ्ते में इतना कम था कि वो आपको नहीं देगा, वो उससे पहले क्या खरीदेगा, तेल खरीदेगा। ये सबसे एसेंशियल चीज हमारे लिए क्या है अभी बाहर से खरीदने के लिए, ऑयल है। और वो ऑयल खरीदने के लिए भी हम पे सिर्फ कितना बचा था, 1.5 हफ्ते का पैसा बचा था बस, हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, सेंट्रल बैंक के पास। इतना कम हो गया था पैसा, इतना कम, ठीक है। तो इसी टाइम पे हमने सारे रिफॉर्म्स लाए। 1991 में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व फॉल टू द लो लेवल, बहुत ज्यादा लो लेवल पहुंच गया था, और जिसकी वजह से फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस आ गए थे इन कंट्री में हमारे। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व डिक्लाइन टू द लेवल दैट वाज नॉट एडिक्वेट, इतना कम हो गया था कि वो एडिक्वेट मतलब नॉट एडिक्वेट मतलब इतना भी मतलब ऐसा था कि आप अपनी नीड्स को पूरी नहीं कर पाओगे, जो नीड्स क्या थी, तेल खरीदना वगैरह। टू फाइनेंस इंपोर्ट फॉर मोर देन 2 वीक, तो ये सिर्फ 2 हफ्ते से ज्यादा भी नहीं था, मैंने कहा था 1.5-2 हफ्ते बचे थे बस, 1.5-2 हफ्ते के से ज्यादा पैसा हम पे नहीं बचा टू पे द इंटरेस्ट, चाहे आप इंटरेस्ट देने की बारी हो या कुछ अलग से लोन देने की बारी हो, ये सब के लिए पैसे हम पे सिर्फ कितने बचे थे, 2 हफ्ते का पैसा बचा था बस, 1.5-2 हफ्ते का पैसा। तो ये भी एक क्राइसिस है, ये भी एक बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है। इसकी वजह से गवर्नमेंट ने क्या करा, रिफॉर्म्स लाए। बच्चे हम क्या पढ़ रहे हैं पता है आपको, हमारा मेन टॉपिक क्या है, हम इकोनॉमिक रिफॉर्म क्यों लाए। तो देखो मैं शुरू से बता रहा हूं, अभी आगे भी पॉइंट है, मैं फिर से बता रहा हूं। सबसे पहले रिफॉर्म क्यों लाए, क्योंकि हमारे सारे 17 इंडस्ट्री में से कुछ इंडस्ट्री छोड़ दो, सभी इंडस्ट्री में लॉस हो रहा था, गवर्नमेंट की इंडस्ट्री में। दूसरा, हमारे बीओपी में लॉस हो रहा था। तीसरा, महंगाई का बहुत ज्यादा प्रेशर हो गया था। चौथा, हमारे सेंट्रल बैंक के पास रिजर्व काफी कम। पांचवा क्या है, ह्यूज बर्डन ऑफ डेट। मैंने आपसे कहा था 1988 में और 1990 में हमने 2-3 बड़े लोन लिए थे, है ना। वो लोन इतना बड़ा था कि हम उसका इंटरेस्ट भी पे नहीं कर पा रहे थे, देखा इंटरेस्ट भी पे नहीं कर पा रहे थे, 2 हफ्ते पैसा बचा हुआ है, तो लोन का अमाउंट कहां से भरेंगे। और ये लोन दिन पर दिन क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है, क्योंकि इसका इंटरेस्ट उड़ता जा रहा है इसमें, तो ये लोन बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब क्या है, ह्यूज बर्डन ऑफ डेट। डेट मतलब लायबिलिटी हम पे बढ़ती जा रही थी, जिसकी वजह से हमें सोचना पड़ा कि कुछ तो चेंज करना चाहिए ना हमें, ताकि हम ये लोन चुका पाए, ठीक है। द एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट वाज मच हायर, जो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स हैं वो बहुत ज्यादा थे, किससे, रेवेन्यू से, रिसिप्ट से। एज अ रिजल्ट, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को लेना पड़ा लोन, बोरो मनी फ्रॉम किससे, बैंक से, पब्लिक एंड मोर इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जैसे IMF, बैंक ऑफ जापान, है ना, इन सबसे लोन लेना पड़ा उनको अपने खर्चे पूरे करने के लिए। एक डेवलपिंग कंट्री में खर्च गवर्नमेंट ज्यादा करती है और कमाती कम है, उस सारे खर्चों को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, लोन लेती है। वो लोन इतने बड़े हो गए थे, इतने ज्यादा लोन हो गए थे कि हम पे क्या हो गया, डेट का बर्डन हो गया था। इसकी वजह से हमें क्या लाना पड़ा, कुछ रिफॉर्म्स लाने पड़े, कुछ बदलाव लाने पड़े। लास्ट है बच्चों, इन एफिशिएंट मैनेजमेंट। गवर्नमेंट का मैनेजमेंट सही नहीं था, गवर्नमेंट किसी भी सेक्टर में मैनेजमेंट सही नहीं था। गवर्नमेंट क्या कह रही है ना कि हम इस सेक्टर से पैसा कमा सकते हैं, पर तब भी वो कमा नहीं पा रही। जैसे गवर्नमेंट, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए, क्या लोगों से टैक्स कलेक्ट करना बिजनेस है, रेलवे चलाना, रेलवे IRCTC चलाना बिजनेस है, वो किसमें आ गया, 17 इंडस्ट्री में, उसमें तो गवर्नमेंट को लॉस हो ही रहा है। लेकिन लोगों से इनकम टैक्स लेना कोई बिजनेस है, लोगों से इनकम टैक्स भी ले नहीं पा रही है वो, इसका मतलब क्या, मैनेजमेंट फेल है ना। मतलब गवर्नमेंट जो सोच रहे हैं कि हम इतना तो जनरेट कर ही लेंगे, वो उतना जनरेट भी नहीं कर पा रही है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट लॉस में है। और गवर्नमेंट लॉस मतलब आपको लोन लेना ही पड़ेगा फिर तो कहीं ना कहीं इतने बड़े प्रॉब्लम्स होने के बाद हमने सोचा कि चलो क्या लेके आते हैं, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेके आते हैं। और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में क्या लेके आए हम, बोलो बच्चों, सारे बोलो, NEP, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। इकोनॉमिक रिफॉर्म नहीं लेके आया, इकोनॉमिक रिफॉर्म का मतलब होता है बदलाव। इस बदलाव का नाम क्या रखा गया, NEP, ठीक है। और कब लाया गया ये, 1991 में जुलाई में।
समझ में आया? इकोनॉमिक रिफॉर्म लाया गया या एनईपी लाया गया? इकोनॉमिक रिफॉर्म मतलब होता है बदलाव, और इस बदलाव का नाम क्या रखा गया? जैसे लैंड रिफॉर्म में 3 लाए गए थे ना, जनरल रिफॉर्म, लैंड रिफॉर्म, सॉरी एग्रीकल्चर रिफॉर्म, मतलब एग्रीकल्चर बदलाव कितने लाए गए? लैंड रिफॉर्म, जनरल रिफॉर्म और ग्रीन रेवोल्यूशन, टेक्निकल रिफॉर्म। ऐसे ही इस रिफॉर्म में क्या लाया गया? एनईपी। और एनईपी में 3 चीज थी बच्चे, एलपीजी। लेकिन अभी उससे पढ़ने से पहले मैं आपके सामने 2 बातें रख रहा हूं, ये आ जाता है एग्जाम में बच्चों। 2 सामने लिखे हुए हैं, एक स्टेबलाइजेशन और एक स्ट्रक्चर मेजर, है ना। देखो मैं आपको इसे पढ़ाने से पहले एक एग्जाम्पल बताता हूं, उससे समझ जाओगे आप। मान लो मैं गवर्नमेंट हूं और मुझे अपना आईआरसीटीसी को थोड़ा चेंज करना है। आईआरसीटी मतलब इंडियन रेलवे कंपनी है, और इंडियन रेलवे को थोड़ा चेंज करना है। मैं चेंज कैसे करूं? मैं जो पुरानी ट्रेन चल रही है उसको ठीक करूं, या फिर इसको सबको हटा के नई नई ट्रेन ले आऊं? बताओ। पुरानी को ठीक करते करते कभी ठीक नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैं जितनी पुरानी ठीक करूंगा ना, लोग आएंगे कंबल चुरा के फिर ले जाएंगे, हाँ या ना। और हमेशा फिर वो ट्रेन आउटडेटेड दिखती रहेगी ना। लेकिन क्या रियल लाइफ में क्या गवर्नमेंट से पुरानी को ठीक कर रही है? गवर्नमेंट पुरानी को ठीक कर रही है, पर नए भी लाए है ना। कुछ नया अगर गवर्नमेंट लेके आ रही है, कुछ नई पॉलिसी, जिससे कुछ नई चीज स्टार्ट हो रही है, तो बच्चे वो आ जाए किसमें आ जाएगा? स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स। मतलब अभी आप पढ़ोगे कितने रिफॉर्म्स आए हैं, और कोई भी रिफॉर्म अगर सुनने में लग रहा है कि कुछ नया है, तो किसमें आया वो? और कुछ रिफॉर्म पढ़ के लग रहा है ये तो पुरानी चीज को ठीक किया जा रहा है। स्टेबलाइजेशन। स्टेबल का मतलब क्या होता है? स्टेबल का मतलब बिगड़े हुए चीजों को ठीक करना, स्टेबल करना, है ना। तो जैसे फॉर एग्जांपल बताऊंगा, जैसे लाइसेंस सिस्टम को थोड़ा चेंज किया गया, तो स्ट्रक्चर में है, स्टेबल में है? याद है लाइसेंस सिस्टम लाया गया था, और लाइसेंस में क्या बोला गया? कोई भी बिजनेस करना हो तुम्हें लाइसेंस लेना पड़ेगा। तुम्हें बिजनेस को एक्सपेंड करना है, लाइसेंस लेना पड़ेगा। तुम्हें कुछ चेंज करना है अपने प्रोडक्ट में, लाइसेंस लेना पड़ेगा, था ना। 1956 में आईपीआर में आया था। लेकिन अब क्या हुआ, बाद में पॉलिसी लाई गई आईपीआर में, सॉरी इसमें एलपीजी में, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में पॉलिसी लाई गई कि लाइसेंस सिस्टम में थोड़ा हम चेंज कर रहे हैं, और वो चेंज क्या था? स्टेबलाइजेशन। ठीक है, समझ में आया? तो ऐसा कोई भी पॉइंट पढ़ के आपको लग रहा है यार तो कुछ नया क्रिएट होने वाला है, तो स्ट्रक्चर में जाएगा, और कुछ पुरानी चीज को ठीक किया जा रहा है तो स्टेबलाइजेशन में जाएगा। और ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए बच्चे, तो बच्चे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में क्या लॉन्च किया गया? एलपीजी लॉन्च किया गया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, और हाँ वही ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, मैं से बोला नहीं जाता है ये। लेकिन जो मैं आपको वीडियो दिखाता मैं दिखा नहीं पाया, अगर आप न्यूज भी देखोगे ना, 1991 की न्यूज यूट्यूब पर डालना, 1991 की न्यूज, तो उसमें ना ये दोनों वर्ड बोले नहीं जा रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन और हाँ जो आप बोल रहे हो ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, ये दोनों वर्ड किसी भी न्यूज चैनल में बोले नहीं गए, ना किसी जो बजट आया था ना, बजट जब मनमोहन सिंह ने बजट बोला पूरे 2-3 घंटे तक, उसमें भी ये दोनों वर्ड यूज नहीं किए गए। सिर्फ क्या यूज किया गया? क्यों पता है? क्योंकि वो दोनों इसी के ही पार्ट है। मैं आपको लिबरलाइजेशन का मतलब बताता हूं, और दोनों इसी में ही आता है। ठीक है, लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है? न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में 3 चीज लॉन्च करी गई थी एलपीजी, पर मेनली फोकस किस पे किया गया? लिबरलाइजेशन पे, क्योंकि दोनों बाकी प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन दोनों इसी में ही आते हैं। ठीक है, लिबरलाइजेशन का मतलब होता है बच्चों आजादी, लिबरल। ठीक है, आजादी मीन्स ऐसे नहीं कि मतलब ये मान लो कि आपको आजादी दी जा रही है कमाने की, आपको आजादी दी जा रही है और अपने मार्केट को एक्सपेंड करने की, अपने बिजनेस को और एक्सपेंड करने की। समझ में आ रहा है? और इस आजादी में प्राइवेटाइजेशन भी है। और कैसे बताता हूं, मान लो कि मुझे एक बैंक ओपन करना है, मुझे एक बैंक ओपन करना है, मैं सरकार में आता हूं, मैं प्राइवेट में आऊंगा, लेकिन मैं नहीं कर सकता। क्यों? 1991 से पहले बैंकिंग इंडस्ट्री किसके हाथ में था? गवर्नमेंट के, पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री, कोई प्राइवेट बैंक नहीं खोल सकता। अब लिबरलाइजेशन में क्या हुआ? मुझे आजादी दी गई कमाने की, खोल सकते हो। ये लिबरलाइजेशन के साथ होता क्या है? प्राइवेटाइजेशन भी है। जिस इंडस्ट्री में किसका हाथ था? बस गवर्नमेंट का, उस इंडस्ट्री में प्राइवेट भी आ रहा है। क्या गवर्नमेंट ने बैंक बेच दिए? नहीं, गवर्नमेंट ने बोला हमारे बैंक हमारे पास ही रहेंगे, तुम भी आ जाओ। इसे भी प्राइवेटाइजेशन बोलते हैं। प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या होता है? प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है जहां गवर्नमेंट अपनी कंपनी को बेचती है या कंट्रोलशिप बेचती है, बेचती नहीं है, ट्रांसफर करती है। जैसे फॉर एग्जांपल
मैं कहूं कि मतलब गवर्नमेंट ने बोला कि हमारे बैंक हमारे पास ही रहेंगे, लेकिन जहां हमारा कंट्रोल पूरे इंडस्ट्री पे था, अब तुम भी आ जाओ, तो इसे भी प्राइवेटाइजेशन बोलेंगे। और अगर वो मुझे बैंक ही बेच देता तो उसे भी क्या बोलते? प्राइवेटाइजेशन। समझ में आया? तो बच्चे बताओ, ये मुझे आजादी दी गई है कमाने की भी, और साथ साथ क्या है ये? प्राइवेटाइजेशन। लेकिन अगर मान लो कि आदित्य आया अमेरिका से बैंक ओपन करने, क्या करने? तो पहले ना प्राइवेट बैंक तो खुलेंगे ही नहीं, साथ साथ दूसरे बाहर के कंपनियां यहां पे आ जाए, ये भी नामुमकिन था। तो यहां पे क्या हुआ? कमाने का मौका मिला, दूसरा प्राइवेटाइजेशन भी हुआ, तीसरा कनेक्ट हुए दूसरे कंट्री से। इसे बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन करना। ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है जब एक इकोनॉमी दूसरे इकोनॉमी से क्या होती है? कनेक्ट होती है। अब बताओ, तीसरा एग्जांपल समझ में आया? तो बताओ, ये दोनों को दोनों कहीं ना कहीं इसमें आ नहीं रहे, लिबरलाइजेशन के अंदर ही मौका मिल रहा है सबको कमाने का। तो इसलिए उस टाइम पे लिबरलाइजेशन के ऊपर ही 3 घंटे 4 घंटे बोला गया था। 4 घंटे की स्पीच है इसके ऊपर, सिर्फ लिबरलाइजेशन के ऊपर। आप तो थोड़ा बहुत पढ़ रहे हो, बस थोड़ा बहुत पढ़ोगे इसके। 4-5 घंटे की स्पीच मनमोहन सिंह ने दी थी, सुबह से लेकर दोपहर हो गई थी, शाम हो गया था। ठीक है, आप देख पाओगे उसमें न्यूज में। चलिए बच्चे, तो अब मैं आपको एक एक करके सारे पॉइंट बताऊंगा, लिबरलाइजेशन के, फिर प्राइवेटाइजेशन के, फिर ग्लोबलाइजेशन के, फिर आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। पर लिबरलाइजेशन में बहुत सारे सब टॉपिक भी हैं। ठीक है, चलिए अगला पार्ट में करते हैं इसको।